Hello friends and welcome to the series of organizational behavior. This is Dr. Arpita Chaudhary. आज अपन बात करेंगे नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में। मेरी जो अभी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें वी बीन टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट और प्रेजेंटली अपन जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो मेरे हर अपन ने जब इंटर ग्रुप की बात करी है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी है, हर लेवल पे अपन ने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करी है। सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग दो स्ट्रैटेजीज़। हम सिर्फ जो थोड़े नए तरीके हैं, हालांकि उन जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं समावेश होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, नेगोशिएशन स्किल्स होती क्या हैं। नेगोशिएशन स्किल्स जब हम बातचीत करके, जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं वहाँ पर बातचीत करके कॉन्फ्लिक्ट का एक बेहतर हल या सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव इन मैनेजमेंट एंड पर्सनल सक्सेस। मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर जितना इसीलिए देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो जितना व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, जितना व्यक्ति में कन्विंसिंग पावर होती है, उसके हिसाब से, क्योंकि आपसी जो दौर चलता है बातचीत का, तो वहाँ पर सक्सेस आपकी या कैसे आप प्रबंधन करते हैं ये मेनली नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि किस तरह से आप सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं या किस तरह से आपसी मतभेद जो दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं उनको सुलझाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जनरली जब मैनेजर्स होते हैं वो सैलरी नेगोशिएट करते हैं, कहीं पे नया अपॉइंटमेंट होता है तो किस तरह से ज़्यादा बार्गेन करके सैलरी राइज लिया जाता है, या कई बार जो सप्लाईज हैं प्रोडक्ट्स की उसकी लिए अच्छी प्राइस भी नेगोशिएट की जाती है। सो मेनली किस तरह से हम आपसी बातचीत से अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मतभेद होता है, उनको रिजॉल्व करते हैं। सो दीज आर बेसिकली नेगोशिएशन स्किल्स। जो ट्रेडिशनल नेगोशिएशन अप्रोचेस हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, वो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड या पोजिशनल बार्गेनिंग पे डिपेंड करते हैं। पोजिशनल बार्गेनिंग इज़ जहाँ पर हम अपनी पोजीशन या अपना जो हमारा जो कोई भी जिस चेयर पे हम हैं या हमारे पास जो चीज़ है, हम उसको देकर कुछ और हासिल करना चाहते हैं। और मेनली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में दोनों पार्टीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पाना चाहती हैं, तो इसमें बायस प्रॉब्लम आती है। बायस प्रॉब्लम इज़ क्योंकि हर पार्टी, जो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, दे वांट, वो अपने लिए ज़्यादा फेवर्स या ज़्यादा पोजीशन या ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं। सो दोनों पार्टीज़ के अंदर ये अपनी पोजीशन को ऊंचा करना, स्टेटस को ऊंचा करना और अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करना। सो दिस इज़ ट्रेडिशनल नेगोशिएशन अप्रोच। इसमें जनरली जो ट्रेडिशनल नेगोशिएशन अप्रोच है, यहाँ पर 3-4 तरीके से किया जाता है। वन इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, फोर्सिंग, अकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग। और ये जो परंपरागत तरीके हैं जिनके अपन ने पहले भी, अगर आपको याद हो, वी टॉक्ड इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रैटेजीज़ का। और मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तब किया जाता है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ अपना थोड़ा फ़ायदा, या दे आर विलिंग टू, एक समझौते वाली स्थिति में आते हैं, एंड दे आर विलिंग टू फॉरगो या अपने जो अपनी जो पोजीशन है या जो अपने थोड़ा सा
नीचे उतरने को तैयार होते हैं, अपने सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं। तो वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फोर्सिंग एंड अकोमोडेटिंग वहाँ होता है जहाँ पर अनइक्वल पोजीशंस होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं किसी भी कारण से, जब चाहे वो परिस्थितियों की वजह से हो, चाहे वो पावर की वजह से हो, जब किसी कारण से दोनों पार्टीज़ बराबरी की टक्कर की नहीं होती और ऐसे में एक पार्टी को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है और सो दे आर फोर्स्ड, या उनको आप ये कह सकते हैं एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला परिस्थितियों की वजह से या उनकी पावर इतनी ज़्यादा है, तो इसमें उनको एक पार्टी अपना हित त्यागने को तैयार होती है। कॉम्प्रोमाइज़ में दोनों को कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, जहाँ पे दोनों टक्कर की पार्टीज होती हैं एंड दे वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन वहाँ पर, ठीक है। और फोर्सिंग और अकोमोडेटिंग में जैसे मैंने कहा अनइक्वल पार्टीज होती हैं और किसी भी कारण से अनइक्वल हो सकती हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड अवॉइडिंग इज़ जहाँ पर कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ वेरी हाई, जहाँ पे उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा और वो उसको त्याग करने के लिए नहीं तैयार होते, तो ऐसे स्थिति के अंदर दे टेंड टू अवॉइड, उसको थोड़े समय के लिए इग्नोर करते हैं, साइड पे रख देते हैं या अवॉइड करते हैं। सो दीज आर कॉम्प्रोमाइज, फोर्सिंग एंड अवॉइडिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि ट्रेडिशनली हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ करते आए हैं। पोजिशनल बार्गेनिंग क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, पोजिशनल बार्गेनिंग इज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एंड गिविंग अप, कुछ प्राप्त करते हो और कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। वो चाहे पोजीशंस के संदर्भ में हो या फेवर्स के संदर्भ में हो या फाइनेंशियल फ़ायदे के संदर्भ में हो। और इसको समझने के लिए हमारी जो पॉलिटिक्स या राजनीति होती है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप जनरली कई बार देखते हैं जब सरकार बनानी होती है तो दो पार्टियां आपस में समझौता कर लेती हैं बातचीत करके, और जैसे एक पार्टी कहती है कि हम आपको इतने हमारे एमएलए या एमपीज प्रोवाइड करेंगे, और जो दूसरी जो पार्टी होती है वो उनको कोई पोजीशन जैसे डिप्टी सीएम की है या होम मिनिस्टर की है या कोई भी पोर्टफोलियो देने को तैयार हो जाती है। तो आपसी सलाह मशवरे से वो पोजीशन के लिए, ठीक है, और तो वो ये आपस में एक दे अराइव टू अ सोल्यूशन कि हम, और आपस में उनका अलायंस हो जाता है, दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। जनरली इलेक्शंस के टाइम पे आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं दो पार्टियां, आपने देखा होगा कई बार। और सो इस तरह से चाहे बाद में कई बार उनके मतभेद उभर कर आ जाते हैं, बट एक समय के लिए वो पोजिशनल बार्गेनिंग कर लेते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं पोजिशनल बार्गेनिंग के, और एक हार्ड स्ट्रैटेजी होती है, एक सॉफ्ट स्ट्रैटेजी होती है। हार्ड स्ट्रैटेजी जनरली इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मीन्स आपसी कहीं ना कहीं जो ऑपोजिट पार्टीज, ठीक है। और इसमें हार्ड स्ट्रैटेजी में जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो एडवर्सरीज होते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, और इसमें डिस्ट्रस्ट होता है, आपस में कोई विश्वास नहीं होता, एक दूसरे पे शक रहता है, और प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई की जाती हैं, दबाव बनाकर एक हल ढूंढा जाता है, और बोथ द जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ट्राई टू विन, और उनका जो लक्ष्य होता है वो जीत होता है, दूसरे को हराकर। क्योंकि मैंने कहा ना कि दोनों जो पार्टीज हैं दे आर एडवर्सरीज, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, और जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो उसमें जो मेन एम्फेसिस होता है वो यही होता है कि किस तरह से हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकें, दूसरे पे दबाव डाल के, दूसरे को धमका कर, इसमें थ्रेट्स भी दिए जाते हैं, और लेकिन इसमें विश्वास बिल्कुल
एक दूसरे पे नहीं होता है विश्वास, ठीक है। तो ये तो हार्ड स्ट्रैटेजी होती है। एक सॉफ्ट स्ट्रैटेजी होती है। सॉफ्ट स्ट्रैटेजीज में कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आर नॉट राइवल्स, वो एक दूसरे के हमेशा राइवल्स नहीं होते हैं इसमें, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स के बीच में भी कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाती हैं, तो वहाँ पर गोल जो लक्ष्य होता है दैट इज़ अग्रीमेंट, कि किसी तरह से म्यूचुअल अग्रीमेंट पर, आपसी सहमति पर पहुँचा जाए। सॉफ्ट स्ट्रैटेजी में एक दूसरे पे विश्वास होता है, उनमें एक दूसरे को ऑफर्स दिए जाते हैं और किसी तरह से सहमति पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज़ सॉफ्ट स्ट्रैटेजी। सो ये कुछ ट्रेडिशनल नेगोशिएशन स्किल्स थी और आई होप आपको समझ में आ गई है। मेरे अगले वीडियो में विल टॉक अबाउट न्यू इमर्जिंग नेगोशिएशन स्किल्स कौन सी हैं। सो थैंक you so much, friends, and please continue to watch my videos on organizational behavior. Thank you.